बेटा हमने जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि कुछ एक टॉपिक थे जो हमारे रह गए, मतलब कि हमने कवर कर लिए थे, और कुछ टॉपिक्स हमारे रहते हैं। तो बेटा हम देखेंगे पेज नंबर C47 पे हमारा जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक। गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ जी, लक्षिता, अनुज। गुड आफ्टरनून हाँ मैम। जी लक्षिता, गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा मुझे ये बात बताइए आप, अनुज आपको समझ नहीं आ रहा? मैंने आपको पहले बोला था एक तो अपना कैमरा ऑन करिए, और ऊपर से मैं जो आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप आ क्यों नहीं रहे थे क्लास में, उसका रीजन बताइए। लक्षिता आपको टोटल स्ट्रेंथ पता है कि अपनी जो हिंदी मीडियम की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है टोटल? मैम टोटल तो नहीं पता, टोटल तो हमारी नहीं क्लास पता, की हमारी पता है। क्लास की पता है। आपकी क्लास के पता है, तो एक बार आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के नाम मुझे सेंड कर देंगे? यस मैम। यस मैम। हाँ जी बेटा, आप अपनी क्लास के नाम सेंड कर देना, बाकी का फिर मैं देख लूंगी। हाँ जी अनुज, कहाँ थे बेटा इतने दिनों से? क्लास में क्यों नहीं आए आप? मैं खत्म खत्म। अनुज, कैमरा ऑन करो फर्स्टली अपना। हमारा कैमरा खराब हो हमारा रहा है। कैमरा खराब हो रहा है। कैमरा खराब हो रहा है? यस मैम। 2 दिन पहले आप क्लास में आए थे, तब तो आपने कैमरा ऑन किया था, और आज आप कह रहे हो कैमरा खराब हो रहा है। मैम नीचे गिर गया मैम फोन। नीचे गिर गया फोन। हाँ जी। मैम 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 कैमरे के बीच कैमरे टूट के गया बीच नीचे गिर। टूट गया नीचे। मेरे सामने ये एक्सक्यूजेस देने की जरूरत नहीं है कि मेरा कैमरा खराब हो रहा है। मुझे पता है कोई कैमरा खराब नहीं हो रहा। मैम हो रहा है। मैम हो रहा मैम है। मैम। हाँ जी लक्षिता। वो वो आयुषी आयुषी के के क्लासेस तो आयुषी के पूछेंगे क्लासेस तो टोटल पूछेंगे स्ट्रेंथ। तो हाँ जी। आयुषी को कॉल करके आयुषी को कॉल पूछेंगे करके कितने बच्चे पूछेंगे हैं जो कितने मिले बच्चे हैं। हैं जो मीडियम में। हाँ जी ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा हम हमारा स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, देखिए पेज नंबर C47 पे, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता। तो बात ये है बेटा, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि होता है कि कई जजेस हो जो भ्रष्टाचार में चले जाए, उनका माइंड भ्रष्टाचार की तरफ चला जाए। लक्षिता, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था पढ़ाते टाइम कि उनको जो उनके वेतन पत्ते हैं, उनकी सैलरीज है, वो इतनी अच्छी दी जाती है सैलरीज, ताकि उनका जो माइंड है ना वो डाइवर्ट ना हो पाए गलत काम की तरफ। मतलब कि ऐसे उनका माइंड डाइवर्ट ना हो पाए कि कोई उनको रिश्वत देना चाहे और अपने हक में फैसला दिलवाना चाहे। ये चीज हम कवर कर चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा ऑलरेडी। तो आप ये देखिए कि अगर कोई जज होगा, अगर वो रिश्वत ले लेता है, ठीक है, अगर वो किसी के हक में देना चाहता है फैसला, तो वो करने के लिए वो पैसे ले लेता है, खा लेता है, तो क्या वहां पर फेयर होगा? क्या वहां पर जस्टिस होगा? नहीं होगा ना, वो तो फिर अनफेयर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो जज है उसने क्या करा, भ्रष्टाचार से जुड़कर उसने पैसे ले लिया और वो उनके हक में दे दिया जिन्होंने उनको पैसे दिए थे। ठीक है, अब बात आती है कि हमारा जो न्यायालय है वो स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। निष्पक्ष का मीनिंग होता है बिना किसी के पक्ष में, मतलब कि जो सही है उसी के हक में देना। ठीक है, जो सही है उसी के हक में सारे रिजल्ट देना। निष्पक्ष का मतलब है कि किसी के पक्ष में ना होना। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं वो, या फिर उच्च न्यायालय, सेशन कोर्ट, कोई भी हो, तो वो स्वतंत्र कैसे रह सकते हैं? किस आधार पर स्वतंत्र रह सकते हैं? बेटा वो स्वतंत्र रह सकते हैं जब उनको इस तरीके की फैसिलिटीज दी जाए कि उनका माइंड ना जा पाए भ्रष्टाचार की तरफ। ठीक है, उनकी जो सैलरी है, वेतन भत्ते हैं, वो इस तरीके से दिए जाए कि उनका माइंड ना डाइवर्ट हो पाए कहीं गलत काम करने की तरफ। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों को ये बात पता है बेटा कि अब वो जज है। ठीक है, लगा लीजिए अगर हमारे हरियाणा हाईकोर्ट का जज है, ठीक है, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट का जज है, तो अगर उसकी एज हो गई 65, वो रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद बेटा वो एडवोकेसी तो कर सकता है ना, जज दोबारा नहीं बन सकता क्योंकि उसकी लिमिट पूरी हो चुकी है, एज लिमिट हो चुकी है। एडवोकेट तो बन सकता है ना बेटा। लेकिन फिर एक बात बताइए, अब वो एडवोकेट वहीं बन रहा है जहां पर
उसके क्या कहते हैं, ऑलरेडी उसने वो केसेस देखे हुए हैं जो जिस पर वो काम कर चुका है, सुनवाई कर चुका है, ठीक है, उसको सारे सब कुछ बातों का पता है, ठीक है, कि इस केस में क्या है, कैसे क्या है, कहाँ पर इसका वीक पॉइंट है, कहाँ पर इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वो सारी चीजें जानता है, ठीक है। तो क्या अगर वहीं पर उसको एज अ एडवोकेट अपॉइंट कर दिया जाए तो क्या वहां पर फेयर होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर एडवोकेट से बड़ी पोस्ट पर रह चुका है, ठीक है। तो बेटा उसको जज रिटायर के होने के बाद में उसको वो एडवोकेसी भी ना कर पाए, इस चीज पर भी रोक लगानी चाहिए ताकि किसी के साथ में गलत काम ना हो, ठीक है। उसके बाद में उनकी सिक्योरिटी देनी चाहिए। अगर उनको पता है कि हमें हमारी सिक्योरिटी पूरी मिली हुई है, अब हम किसी के अगेंस्ट भी कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि बड़े बड़े गैंगस्टर्स होते हैं, मर्डरर होते हैं, उनके अगेंस्ट में उनको फैसला सुनाना होता है, तो क्या होता है, फैसला सुनाने के उनको खुद को भी तो अपनी लाइफ की बहुत ज्यादा फिक्र रहेगी ना, कि अब हम एक मर्डर के अगेंस्ट अपना वो जो सुनवाई पे जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें कुछ भी हो सकता है। वो डर के मारे क्या पता उस गैंगस्टर के हक में वो दे दे, सुनवाई करवा दे, उसके हक में दे दे कि भाई इसकी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसने उसको धमकी दी कि अगर तुमने मेरे अगेंस्ट बोला, अगर तुमने मुझे सजा दे दी तो तुम्हें मैं मरवा दूंगा या कुछ भी चीज है, ठीक है, तो क्या वो जज सही से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए बेटा उनको बहुत अच्छी सिक्योरिटी दी जाती है, ठीक है। और एक बेटा ये होता है कि जो इनके जज के पोस्ट तक पहुंच गया, ठीक है, तो बेटा वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम क्रैक करके, ठीक है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी योग्यता है, तभी तो वो इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचा है ना, कि वो सबको न्याय दिलवा सके। तो एक बेटा उनकी पोस्ट से उनको हटाना, मतलब कि उनके पद से उनको हटाने की जो सिस्टम होता है ना, वो भी बहुत हार्ड होता है। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा जज है, जो हमारी न्यायालय है, मतलब जो हमारा कोर्ट है, वो स्वतंत्र होकर किस तरीके से काम करता है। देखो, संघीय राजनीति व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। उच्चतम न्यायालय मतलब कि हमारा सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। लोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, इसके लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता अत्यधिक आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हेतु निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, मतलब कि बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ऐसे ऑप्शंस बनाए गए हैं जिसमें रहकर जो जज है, जजेस को काफी ज्यादा उनको फैसिलिटीज दी जाए, या उनको इस तरीके से सिक्योर किया जाए कि उनको ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी फैसला लेते हैं, अगर हम कोई भी काम करते हैं, तो उनके अगेंस्ट उनको कोई भी डर नहीं होना चाहिए कि अगर उन्होंने किसी मर्डर या गैंगस्टर के अगेंस्ट अगर उन्होंने कोई सजा सुना दी तो उनको किसी भी तरीके की कोई आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो उनको ऐसे सिक्योरिटीज दी जाती है इस तरीके से। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा न्यायाधीश की नियुक्ति। अब मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि न्यायाधीश है, न्यायाधीश को होते हैं जो हमारे जज होते हैं। अगर उनकी नियुक्ति करनी है तो नियुक्ति करने के लिए क्या होता है कि जो लगा लीजिए वो एक तरीके से अपर लेवल पे, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है, मतलब कि जो हमारा मेन जज है बेटा, वो एक तरीके से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कंपेयर काम करते हैं, मतलब कि उनके कंपेयर में माना जाता है उनको, ठीक है। वो हमारे पूरे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो उनकी या फिर किसी और भी जज की अगर उनको नियुक्त करना है, अपॉइंट करना है, तो ऑफ कोर्स उनके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सही न्याय कर सके, ठीक है। तो उनको अपॉइंट करने के लिए भी बहुत ज्यादा सिस्टम बनाए गए हैं। जैसे कि हम पढ़ते आए हैं, हमने पढ़ा था कि न्यायाधीश के लिए एक योग्यता क्या होती है। हमने सबसे पहले पढ़ा था भारत का नागरिक हो, ठीक है, या फिर है ना वो 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में जज रह चुका हो, या 10 वर्ष तक उसने हाई कोर्ट में एज अ एडवोकेट उसने काम किया हो। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, जो कि योग्यता पूछी गई थी न्यायाधीश की, ठीक है। ये एक चीज हम पहले कवर करके आ चुके हैं। तो बेटा ये सारी चीजें होती है जिससे एक परफेक्ट इंसान, जैसे आप लोगों को हम क्लास 8th में डाला, मतलब कि आपने क्लास 7th क्रॉस की, अब आपको क्लास 8th में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए अलग अलग स्टेप बाय स्टेप आप लोगों की क्वालिफिकेशन मांगी होगी कि भाई 7th होना चाहिए, उसके बाद में आपका SLC होना चाहिए अगर आप किसी और स्कूल से आ रहे हैं, ठीक है, फिर आप लोगों से टेस्ट करवाए जाएंगे। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं आपको 8th क्लास में डालने के।
अगर आप एक नए स्कूल में एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। ऐसे ही होता है कि स्टेप्स क्या होते हैं, देखो, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। अब बात आ रही है कि हमने पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय या जिसको हम उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं, उसमें बेटा एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 बाकी के अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो बाकी के 30 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है बेटा, वो करता है राष्ट्रपति। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि जो राष्ट्रपति है वो नाममात्र का प्रथम पुरुष है, वो कोई भी डिसीजन लेगा, कोई भी काम करेगा तो वो परामर्श लेकर, जिसको हम बोलते हैं सलाह लेकर करेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस की नियुक्ति है वो करता है राष्ट्रपति, लेकिन उसको पहले सलाह लेनी पड़ती है, परामर्श लेनी पड़ती है, किससे, मुख्य न्यायाधीश से। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया पे कार्यपालिका और भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसी का भी पूर्ण नियंत्रण नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्तिगत पसंद या नापसंद की कोई गुंजाइश नहीं है। इस व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुदृढ़ किया गया है। मतलब कि बेटा ये जो नियुक्ति की जाती है न्यायाधीशों की, जजेस की जो नियुक्ति उनको अपॉइंट किया जाता है बेटा, उनके लिए ये नहीं है कि हमारी पर्सनल चॉइस होगी, हम इसको अपनाना चाहते हैं, हम इसको बनाना चाहते हैं, नहीं। जब तक कि उसके अंदर वो एबिलिटीज नहीं होंगी जो उस पोस्ट के लिए चाहिए, तब तक उसको नहीं अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। उनके लिए वोट नहीं होते। वोट किनके लिए होते हैं, वोट उनके लिए होते हैं बेटा जो हमारे पसंद का है, जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री हमारी पसंद के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कार्यकाल की सुरक्षा। आ गई बात सुरक्षा की। मैंने आप लोगों को बोला था उनको सिक्योर रखना, उनका कार्यकाल बहुत लंबा रखना, ताकि उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक अपने पद पर आसीन रहता है। मतलब कि जैसे ही वह व्यक्ति 65 वर्ष का हुआ, उसने 65 एज करी और उसको रिटायरमेंट मिल जाती है, मतलब कि वो रिटायर हो जाता है। मतलब कि आप लोगों से अगर कोई पूछे कि भाई जज कितनी एज तक रहता है, तो उसकी लिमिट होती है बेटा 65 ईयर, ठीक है। हर एक जज की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, सेशन कोर्ट का हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, ठीक है। उसे उसके पद से तभी हटाया जा सकता है यदि इस संबंध में संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाए। किंतु ऐसा प्रस्ताव संसद में तभी प्रस्तुत किया जाएगा जब न्यायाधीश पर दुर्व्यवहार या अक्षमता का कोई आरोप लगा हो और संबंधित आरोप की किसी निष्पक्ष न्यायाधीकरण के द्वारा पूर्ण जांच कर ली गई हो। मतलब कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जज को अगर हटाया जाता है, जज के अगेंस्ट अगर ये सुनने को मिलता है कि दुर्व्यवहार मतलब कि गलत व्यवहार करना, संविधान का उल्लंघन करना, ठीक है, मतलब कि उसके अगेंस्ट में कोई लगा लीजिए कि जज के अगेंस्ट में मिल गया हो, कोई भी प्रूफ मिल गया हो, एविडेंस मिल गया हो जज के अगेंस्ट में कि हाँ इन्होंने गलत काम किया है, ठीक है, तो क्या होगा, संसद के दोनों सदनों के बहुमत होंगे। संसद के दो सदन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदन के बहुमत होगा। बहुमत होने के बाद में बेटा क्या होता है, बहुमत होने के बाद में उसको राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाएगा। उसके बाद में जब जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशंस होंगी और वो सारे प्रूफ क्लियर हो गए कि हाँ वाकई में न्यायाधीश ने गलत बिहेवियर रखा या फिर गलत काम किया, ठीक है, या फिर भ्रष्टाचार किया, तब जाकर बेटा उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। समझ आ गया लक्षिता? यस मैम, यस मैम। अच्छे से समझ आ रहा है ना आपको? यस मैम, यस मैम। हाँ जी। नेक्स्ट देखिए ऑन पेज नंबर C48। अनुज बेटा कल से आपका कैमरा ऑन रहेगा, ध्यान रखिएगा। वेतन आदि का भुगतान भारत की समेकित निधि पर भारित होना। मतलब बेटा जो इसके वेतन भत्ते होते हैं ना, जो न्यायाधीश के वेतन भत्ते होते हैं, वो भारत की एक निधि है, मतलब कि एक लगा ली वे है जिसमें न्यायाधीशों का वेतन तय किया जाता है। और बेटा इनको वेतन ना बहुत अच्छा दिया जाता है, मतलब कि फ्री उनको रहने के लिए दिया जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया आई थिंक ट्रांसपोर्ट नहीं दिया जाता अब बेटा। हरियाणा में और पंजाब में तो ट्रांसपोर्ट, हरियाणा में और राजस्थान में तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बंद कर दी है, बाकी किसी एरिया का मुझे पता नहीं है,
ट्रांसपोर्ट नहीं दिया जाता अब हरियाणा में और राजस्थान में, तो पहले दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद में उनको सिक्योरिटी देना, उनको रहने के लिए घर देना, ठीक है। इनके अलग से बेटा बनाए हुए होते हैं, एक सोसाइटी टाइप बनाए होते हैं जिसमें सारे जजेस रहते हैं, एनक्लेव जिसको बोलते हैं, जजेस एनक्लेव, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में उनको सैलरी पर मंथ इतनी अच्छी दी जाती है, आई थिंक जो मुख्य जज होता है इसकी 120 के अराउंड होती है, और जो अन्य होते हैं उसकी 90 के अराउंड होती है, ठीक है। तो ये उनको सैलरीज इतनी अच्छी दी जाती है ताकि बेटा बात ये है कि उनका माइंड ना कभी गलत काम की तरफ जाए ना। अब एक बात बताइए, आप लोगों को रहने के लिए फ्री मिल रहा है, आपका इलेक्ट्रिशियन वगैरह सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है, आपको आई थिंक गाड़ी आपकी होगी, शायद पेट्रोल वगैरह का आई थिंक वो देते हैं, शायद गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, कंफर्म नहीं हो, सिक्योरिटी आपको मिलती है, ठीक है। अब आपका खर्चा क्या हुआ? आपका खर्चा हुआ सिर्फ हमारा पर्सनल, ठीक है, हमारा खाने पीने का, घूमने जाने का, मतलब ये सारी चीजें। बेटा इनको इतनी ज्यादा जो जजेस वगैरह होते हैं इनको इतनी ज़्यादा खुली आज़ादी नहीं होती कि वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको पूरा सिक्योरिटी में रहना पड़ता है, उनकी फैमिली को भी सिक्योरिटी में रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें होती है कि अब इंसान खर्च लेगा तो कितना खर्च लेगा? 50,000, ठीक है। और भी ज़्यादा, और भी सोर्स, और भी तो चीज़ें होती होगी ना काम करने की, कितना खर्च लेगा? तो बेटा इनको इतनी अच्छी सैलरी दी जाती है कि इनका काम भी हो जाता है मंथली, उसके बाद में इनको सेव भी हो जाता है, और इनका माइंड कहीं बाहर किसी चीज़ में जाता ही नहीं है, मतलब कि भ्रष्टाचार की तरफ नहीं जाता, और ये निष्पक्ष होकर, मतलब कि बिना किसी के पक्ष में होकर काम करते हैं। देखो, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि उसके कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता, मतलब कि उसमें इतना जब जज का एक काम कार्यकाल चल रहा है, मतलब कि वो रिटायर नहीं हुआ, तो बेटा उसको इतनी अच्छी सैलरी दी जाती है, मतलब कि उसके लाभ के लायक ही उसको सैलरी दी जाती है, ठीक है। और उसमें परिवर्तन नहीं होता, मतलब कि ऐसे परिवर्तन नहीं होता कि उसका लॉस हो जाए। इसके अतिरिक्त इसका भुगतान भारत की समेकित निधि से किया जाता है, जिसके लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। न्यायाधीशों का वेतन वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा के अतिरिक्त किसी अन्य स्थिति में कम नहीं किया जा सकता, मतलब कि जो हमारे एक तो जो ये है समेकित निधि के द्वारा इसका कम पूरा तय किया जाता है कि इनको कितना क्या भुगतान देना है, ठीक है। गवर्नमेंट की अपनी अपनी निधियां होती है, अपनी अपनी तरीके होते हैं काम करने के, ठीक है। उसके बाद में बेटा ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अलाभकारी परिवर्तन, मतलब कि उसमें इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं होता कि लोगों जजेस को लाभ ना हो, अलाभकारी मतलब उनको हानि हो, ठीक है। मतलब कि बेटा जब तक भारत में आपातकाल घोषित नहीं हो जाती, आपातकाल का मीनिंग इमरजेंसी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ठीक है। आपातकाल लगने का मतलब है भारत में राष्ट्रपति शासन लागू होना, मतलब राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही सारे काम वगैरह चलेंगे, सब कुछ होगा राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो बेटा आप ये देख लीजिए, जब तक कि भारत पर इतनी बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस नहीं आ जाती, तब तक कि इनके वेतन को कम नहीं किया जाता, एज इट इज चलाया जाता है, ठीक है, और बढ़ा भी सकते हैं। समझ आ गई? नेक्स्ट देखिए, न्यायाधीश के व्यवहार के संबंध में कोई चर्चा नहीं की जा सकती, उनके बिहेवियर की बात हो रही है। देखो, न्यायाधीशों के कर्तव्य के निर्वहन करने के दौरान न्यायाधीशों के आचरण या व्यवहार या उनके द्वारा किए गए किसी निर्णय को लेकर संसद में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। इस प्रकार की कोई भी चर्चा तभी की जा सकती है जब संबंधित न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने के किसी प्रस्ताव पर संसद विचार किया जा रहा हो। मतलब बेटा कोई भी जजमेंट दे, जज है हमारा, न्यायाधीश है, वो कोई जजमेंट दे रहा है, मतलब कि अपनी तरफ से रिजल्ट सुना रहा है, तो उस रिजल्ट को लेकर संसद में आवाज नहीं उठाई जाएगी। जब तक नहीं उठाई जाएगी जब तक उस न्यायाधीश के अगेंस्ट, मतलब उस जज के अगेंस्ट कोई गलत सुनवाई ना हो, मतलब कि ये कोई गलत काम प्रूफ ना हो। जैसे दुर्व्यवहार का हमने सुना था ना, अभी पढ़ा था हमने कि दुर्व्यवहार का या फिर असंवैधानिक कोई काम ना किया हो, तब तक कि उसके काम के, उसके व्यवहार को लेकर कोई भी आवाज नहीं उठाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, न्यायालय की अवमानना के लिए दंड। किसी भी न्यायाधीश की सही आलोचना तो की जा सकती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे न्यायालय की गरिमा अथवा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। मतलब सीधी सीधी बात है कि
किसी के भी थ्रू, गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी हो, आम जनता हो, उसके किसी के भी थ्रू बेटा हमारे जो न्यायालय है, न्याय परिसर है, ठीक है, मतलब कि जो जितना भी एरिया है, ठीक है, उसको किसी भी तरीके की कोई अवहेलना, उसके साथ किसी भी तरीके का कोई गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके अगेंस्ट कोई गलत व्यवहार करता है या फिर असंवैधानिक कार्य कर, मतलब संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, तो बेटा उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट या जो सुप्रीम कोर्ट है उसके वो क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट सुनवाई कर सकता है, उसको उसके खिलाफ चार्ज जो केस है वो फाइल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेवानिवृत्त होने के बाद वकालत पर प्रतिबंध। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था बेटा 65 वर्ष का हो गया, रिटायर हो गया, अब क्या वो वहीं पे अपनी वकालत शुरू करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है किस केस की क्या वीक पॉइंट्स है, किस केस में क्या अच्छे पॉइंट्स है, ठीक है। तो इससे अच्छा होता है, इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल निकाला गया है कि जज 65 वर्ष मतलब रिटायर होने के बाद वकालत नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको तो सारे केसेस के बारे में पता है। अगर वो वकालत करेगा तो ऑफकोर्स उसी का बेनिफिट होगा, ठीक है। उसकी पहुंच अपने एरिया में इतनी बड़ी होगी कि वो कहीं पे भी कोई भी काम करवा सकता है। देखिए, उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के, बेटा ये जो सेवानिवृत्त होता है ना, इसका मीनिंग होता है रिटायरमेंट, ठीक है। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में वकालत नहीं कर सकता। इससे यह बात सुनिश्चित हो जाती है कि कोई भी न्यायाधीश निर्णय करते समय अपने किसी पुराने साथी जो सेवानिवृत्त वकालत कर रहा हो अथवा किसी समय उसके वरिष्ठ रहे न्यायाधीश से अनुचित रूप से प्रभावित नहीं होगा। मतलब बेटा सीधी सीधी बात है, जैसे अब मैं हूँ, ठीक है, लगा लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मैं हूँ एट प्रेजेंट 65 एज की हो गई, मैंने क्या करा, रिटायर ले लिया। रिटायर होने के बाद मैं एडवोकेसी कर रही हूँ, वहीं पे ही अपना एडवोकेट हमने वकालत शुरू कर ली। अब क्या है, मेरे साथ के जो वकील होंगे, जैसे कि हम हमारे लगा लीजिए जैसे हमारा स्कूल है, ठीक है, तो अब हम सारे कलीग्स आपस में एज अ फ्रेंड रहते हैं ना, हमें पता होती है, हम एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, काम भी करते हैं साथ रह के, ठीक है, लंच करना, सारी चीजें, तो हम एज अ फ्रेंड बात करते हैं, फैमिली भी बन जाते हैं हम लोग, है ना। तो क्या होगा, जब मैं जज होंगी तो मेरे साथ में जो और लोग जज होंगे उनसे तो मेरा बहुत अच्छा लिंक होगा ना। अब जरूरी है मैं इस टाइम 65 एज की हो गई, मैं रिटायर हो गई, मेरे साथ के भी 65 एज के रिटायर हो गए होंगे? नहीं ना। तो क्या होगा कि मैं जहाँ वकालत कर रही होंगी, मेरे सामने जो जज होगा क्या पता वो मेरा ही फ्रेंड हो, वो मेरे हक में सुना दे, तो क्या होगा, यहाँ पर बेटा गलत काम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर गलत भी हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं 65 एज के बाद न्यायाधीशों को रिटायर होने के बाद वकालत करने पर रोक लगाई दी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता एवं महत्व। मतलब कि जो हाई कोर्ट की बात हो रही है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है कि सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं और उसका महत्व क्या क्या है। देखिए, फर्स्ट, भारत में संघात्मक राजनीतिक व्यवस्था है। संघात्मक का मीनिंग मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो केंद्र शक्तिशाली होता है, ठीक है, केंद्र मतलब कि उसका पूरे देश पर, उसके बाद आता है राज्य और उसके बाद आते हैं संवर्ग, ठीक है। तो हमारे भारत कैसी है, संघात्मक शासन प्रणाली। संघीय प्रणाली में उच्चतम न्यायालय को संविधान की व्याख्या करनी होती है, ये चीज आप लोगों को पता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि विधायिका का क्या काम होता है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उन कानूनों को लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम होता है उन कानूनों की व्याख्या करना, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय का मेन काम क्या है, उन कानूनों की व्याख्या करने का। संघीय प्रणाली में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि केंद्र की शक्तियां अलग होती है, केंद्र मतलब हमारा संघ, मेन हमारा सेंटर, उसके बाद राज्य की शक्तियां अलग होती है और संवर्ती की अलग होती है। बताया हुआ है ना कि राज्य अपने अपने राज्यों में काम करता है और केंद्र होता है वो सभी राज्यों के ऊपर काम करता है, ठीक है। इसीलिए आवश्यक है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के संविधान के प्रावधान के अनुरूप कार्य करें। मतलब कि इसीलिए बेटा जरूरी है संविधान के अनुरूप, मतलब कि संविधान जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हर एक राज्य काम करे।
यदि केंद्र एवं राज्य या किन्हीं दो राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो समाधान उच्चतम न्यायालय में होता है। हमने जैसे कल करा था कवर कि उच्चतम न्यायालय में कौन कौन से केसेस जाते हैं, या तो वो एक राज्य भारत मतलब कि केंद्र के अगेंस्ट हो, या राज्य राज्य आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हो, ठीक है, या भारत की सरकार के अगेंस्ट कोई काम आ जाते हैं। तो मेन ये होते हैं जो जाते हैं हाई कोर्ट में, वो सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि हमारे उच्चतम न्यायालय में, और बाकी की अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब कि निचली अदालत से ऊपरी अदालत में और ऊपरी अदालत से सर्वोच्च अदालत में जा सकता है, ठीक है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय को संविधान का अंतिम व्याख्यातक एवं रक्षक संरक्षक कहा जाता है। मतलब कि बेटा ये जो बोला जाता है कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट है बेटा, वो हमारे संविधान का संरक्षक है, मतलब कि वो बचाता है। कैसे हमारे रूल वगैरह टूट जाते हैं तो उसके अगेंस्ट जो केस वगैरह लड़ते हैं, या फिर उसके अगेंस्ट अगर कोई दंड दिया जाता है तो वो कानून की तरफ से मतलब कि न्यायपालिका की तरफ से दिया जाता है ना। इसलिए बोला जाता है कि जो न्यायपालिका है मतलब कोर्ट है, वो हमारे कानूनों का, हमारे संविधान का संरक्षक है, मतलब कि वो बचाता है, सिक्योर करता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। हमने बेटा पढ़ा था क्या, हमारा जो छठा मौलिक अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो क्या कहता था, वो बेटा यही कहता है कि अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करता है, आपसे किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार, आपके अधिकारों को कोई छीनता है, तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मतलब न्यायालय में जाकर अपना गुहार लगा सकते हैं, बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे मुझसे मेरा अधिकार छीना गया, और आप केस फाइल करवा सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों के रक्षक होते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से ये न्यायालय संबंधित अधिकारों को जिनके किसी कार्य के कारण मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है निर्देश देते हुए लेख जारी कर सकते हैं। मतलब वही चीज है बेटा कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, कोई छीन लेते हैं मौलिक अधिकार, या आप जैसे अपना केस फाइल कराते हैं कि मेरा मौलिक अधिकार मुझसे छीन लिए गए हैं, मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ है, आप कोर्ट में जाकर केस लड़ते हैं, तो क्या होता है, वो न्यायालय के द्वारा एक लेख जारी किया जाता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय संविधान को न्याय अर्थ प्रदान करता है। मतलब कि सीधी सीधी बात है, संविधान की रक्षा करेगा, संविधान की व्याख्या करेगा, तो सीधा सीधा बात है उसकी अर्थ स्पष्ट करेगा। देखो, जिससे वह कई परिस्थितियों के अनुरूप बन सके। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय संविधान को समाज की नई परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में मदद करते हैं। बेटा बात ये है कि जैसे कि संविधान की रक्षा करने का काम किसका होता है, हमारे न्यायालय का, ठीक है। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का मेन काम होता है उसकी संविधान की रक्षा करना, कानूनों को अगर कोई तोड़ता है तो उनकी रक्षा करना। फिर बात ये आती है बेटा, अगर कोई कानून तोड़ता है तो क्या होता है, उन कानूनों के तहत क्या क्या सजा दी गई है ये भी संविधान में लिखा हुआ है कि अगर ये कानून तोड़ा गया तो ये सजा दी जाएगी, ये कानून तोड़ा गया तो ये सजा दी जाएगी, ठीक है। लेकिन बेटा कई बार ऐसा होता है कि कई कानून ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ कोई लगा लीजिए आप, कई कानून ऐसे होते हैं या कई केसेस ऐसे होते हैं जब उनके अगेंस्ट कोई मतलब कि संविधान में व्याख्या ही नहीं होती, उन नियमों कानूनों के बारे में संविधान में व्याख्या ही नहीं होती, तो बेटा सुप्रीम कोर्ट को मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय को ये हक है कि उसी टाइम वो नया कानून बनाकर और उस कानून के जरिए वो उस केस को सॉल्व कर सकती है, ठीक है। समझ आ गया आपको ये सब बेटा? बोलो लक्षिता, अनुज समझ आ गया? यस मैम, यस मैम। अनुज समझ आया? यस मैम, यस मैम। समझ आ रहा है अनुज? बेटा आज ना अपना कैमरा ठीक करा लेना फोन का, कल से आपका कैमरा ऑन रहेगा, ठीक है। आपका कैमरा ऑन रहेगा, प्लस मैं ये देखूंगी आपके पास बुक है या नहीं है, आप किस तरीके से बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज मैं कल नोट करूंगी। आप, मुझे पता है आप कल एब्सेंट हो जाओगे, नहीं बेटा कल मैं पूरा चेक करूंगी, अदरवाइज अगर कल आप क्लास
क्लास में नहीं आए तो डायरेक्ट प्रिंसिपल मैम आपके पापा से बात करेंगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? तो कल एब्सेंट होने की सोचना मत, ठीक है बेटा? आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अपना रीड करो, अपने क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करो इन बिटवीन क्वेश्चंस, ठीक है? कोई लाइन समझ नहीं आती उसको अंडरलाइन करो और कल उस बारे में मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ओके यस मैम। यस मैम। अनुज, ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके मैम। हाँ जी बेटा, ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, आप लीव कर जाइए।